बहुत आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना को लेकर बैठक की, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन जुड़े। बन्ना गुप्ता ने कहा कि बैठक में उन्होंने कई मांगे रखी है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में वैक्सीन की कमी है, ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग उन्होंने की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 26 दिसंबर को सीएम की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बैठक होगी। इधर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के फिर आने की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले पर केंद्र सरकार नजर रखे हुए और राज्य सरकार भी उसी तरीके से जैसे केंद्र सरकार से निर्देश मिलेगा उसी के मुताबिक कदम उठाते रहेगी। तो देखिए, एक बार फिर से वो खतरा हमारे सामने आ चुका है जिसका हमने 2 साल सामना किया और डट कर किया है। इस बार भी करेंगे। बस आपको घबराना नहीं है, सतर्क रहना है। लेकिन क्या क्या करना होगा यह जानना भी जरूरी है। माहौल तैयार हो रहा है, आएगा कि नहीं आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसकी जानकारी भारत सरकार को सबसे अधिक है, लेकिन वर्तमान मीडिया अखबार के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब आ चुका है इस देश में। और आगे क्या भारत सरकार की गाइडलाइंस आएंगी। आज हमारे वित्त मंत्री का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहा है पूरे देश के वित्त मंत्रियों के साथ और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। तो लगता है कि फिर कुछ कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी होगी। फिर क्या होगी राज्य में स्थिति, ये तो समय बीतते ही हम लोग बता पाएंगे। मैं उनसे मांग किया कि राज्य में वैक्सीन की हमारे पास कमी है, हमको वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और हमने उनको ये भी जानकारी दिया है कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग शाम 4 बजे कोविड को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, ताकि राज्य में कोविड का जो संक्रमण की जो चिंता है वो चिंता जो है हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग गंभीर हैं। इसलिए हाई प्रोफाइल मीटिंग भी होगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और दूसरा जो है 27 तारीख को मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम लोग अपने जितने भी हमारे पीएसए प्लांट हैं, जितना भी हमने पूर्व में कोविड से लड़ने के उपक्रम तैयार किए हैं, उनकी भी समीक्षा होगी। और निश्चित तौर पर इसी के साथ साथ एक हमने 110 करोड़ रुपया हमारा आपदा मोचन निधि से हमारे स्वास्थ्य के लिए 31 मार्च को लिया था, लेकिन केंद्र की सरकार गृह मंत्रालय इसमें स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो केवल स्वीकृति का मामला है, तो हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया कि आप कम से कम ये आपदा का समय का ये मामला है, इसमें स्वीकृति दिलवाई जाए, ताकि जो है हम हमारी व्यवस्था को आगे अग्रतर ढंग से चला सकें। तो कि सरकार के जो निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन करेंगे और कोविड को लड़ने में भारत सरकार के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी। तो कोरोना एक बार फिर खतरे के तौर पर हमारे सर पर मंडरा रहा है और दस्तक देने को आतुर है, लेकिन हम इसे दूर रख सकते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछले कई दौरों में किया। हालांकि कहा जा रहा है कि पहला ये फेज था, दूसरा फेज था, न जाने कितने फेज निकल भी गए होंगे। अगर आपको अंदाजा भी नहीं होगा, हो सकता है कितनी लहर निकल चुकी होगी, क्योंकि हमारा बॉडी और रेसिस्टेंट थोड़ा उसमें पावर आ चुका है। हमने वैक्सीन लिया, उसके साथ साथ हमने उसके साथ लड़ाई की, हमने उन तमाम कोरोना से जुड़े व्यवहारों को अपने जीवन में अपनाया और उसी वजह से हम कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। अब बूस्टर डोज की बारी है। बूस्टर डोज भी हालांकि लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा के तौर पर सामने आ ही चुका है एक नया स्ट्रेन इसका BF.7 जिसको कहा जा रहा है। और जानते हैं जैसा कि आप कि वायरस है और वायरस से अपनी प्रतिकृति बदलते रहता है, अपना रूप बदलते रहता है, और वो नया रूप कितना खतरनाक होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। बस एक ही जानकारी थोड़ी सी है वो कि ये स्प्रेड बहुत तेजी से करता है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से। अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो 15-16 गुना तेजी से वो लोगों को संक्रमित करता है। पहले अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो 2-3 लोगों को संक्रमित करता था, लेकिन आज जिस
BF7 की बात हम करें वो 16 लोगों को कर सकता है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ हमारे जुड़ रहे हैं और उन्हीं से सीधा जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत की इस खास पेशकश में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम शुरुआत में ही कदम उठा लेंगे तो फिर जाहिर सी बातें मात भी दे जाएंगे। तो डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी के पास सबसे पहले मैम, जिस BF.7 की बात की जा रही, जो स्ट्रेन की बात की जा रही, क्या वास्तव में वो है अभी या फिर अभी फिलहाल कल्पना ही है? नहीं, कल्पना तो बिल्कुल नहीं है, वो स्ट्रेन है और इंडिया में 4 केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं, उनका सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस स्ट्रेन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। झारखंड में अभी तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक केस है जिसके बारे में एडमिटेड है रिम्स में, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है कि वो BF7 के लिए ही का ही केस है, और लेकिन वो तो बिल्कुल है और भारत आ चुकी है, हम लोग को पता चला है कि है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क होने की तो बिल्कुल भी बात है। भारत में 90 करोड़ लोगों ने 90 करोड़ लोगों ने जब वैक्सीनेशन जिन लोगों का हो गया है और बूस्टर वैक्सीन भी बहुत लोगों ने ले लिया है। सिर्फ कल के दिन की ही हम अगर देखें तो 57,000 लोगों ने टीका लगाया है, वैक्सीन लिया है। तो इससे बहुत अच्छा इम्यूनिटी हम लोग में डेवलप कर गया है बेसिकली वैक्सीन से, और हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप किया है क्योंकि हम लोग 3 बार ये झेल चुके हैं, 3 वेव्स झेल चुके हैं। अगर 4th वेव आएगा, हो सकता है बाद में भी वेव आए, तो हम लोग इसके लिए तैयार तो है, डट के तैयारी करने के लिए। IMA के 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं और सब लोग कमर कस चुके हैं कि पूरा जिस तरह से पिछले 3 वेव में काम किया है उसी तरह से डॉक्टर्स इस बार भी काम करेंगे। लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट से ज्यादा इस बार चाहते हैं कि बचाव के लिए हम लोग काम करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए IMA ने अपना विज्ञप्ति भी जारी किया है कि बेसिक चीज जो है, जो हर बार बताया जाता था कि मास्क पहनिए, आज से ही हमेशा हर वक्त मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह पे ज्यादा लोग गैदर नहीं होइए, जैसे सरकार ने भी कहा है आज की 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह नहीं जुटना है। और फिर गुटखा मत खाइए, इधर उधर मत थूकिए मुंह खोल के, और जैसा हम लोग पहले भी करते थे, हैंड सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए और साफ सफाई के साथ रहिए। और अगर किसी को सिम्टम होता है तो वो पहले तो अपने आप को थोड़ा क्वारंटाइन कीजिए और डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, टेस्ट करवाइए और सीक्वेंसिंग करवाइए। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पास चलते। जितेंद्र जी, अगर इस कोरोना की बात करें तो मतलब ये खतरा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो बाहर की बात है, लेकिन ये कब तक देश में दस्तक दे? क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च में चीन में ये अपने एकदम पीक पर रहेगा। BF7 जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, तो अभी हमारे देश में जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसका 4 केसेस पुष्टि हो चुके हैं। आवाज इको कर रहा है। ये तो 3 गुजरात में पाया गया, 1 उड़ीसा में पाया गया, और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही पता चल पाता है कि वो स्ट्रेन किस प्रकार का है। तो मतलब ये हमको एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले, पिछले साल 2021 में जब हम लोग क्रिसमस ईव पे मिले थे, मैं उस समय भी आया था और उस समय इसी प्रकार का इंटरव्यू सेटअप था जो ओमिक्रॉन को लेकर था। दैट वाज द थर्ड फेज, और उस समय भी इसी प्रकार की आशंका थी, डर था वातावरण में कि 2 फेज, और वो जो डेल्टा वायरस का जो 2nd फेज था वो काफी ब्रूटल और काफी खतरनाक बीता था, बहुत मोर्टालिटी, बहुत मौतें हुई थी उसमें। तो उसके बाद ओमिक्रॉन जो पिछले साल इसी समय जाड़े में दिसंबर में, उस समय भी मैंने यही कहा था कि स्ट्रेन तो बदल कर आएंगी और खास करके विंटर सीजन में, जाड़े के सीजन में आएंगे। उसी प्रकार जैसे अभी आए BF7, तो आगे भी इसके आने की गुंजाइश है और उसको हम लोग टाल नहीं सकते। जिस प्रकार 3rd फेज में जो ओमिक्रॉन का ये जो पैंडेमिक आया था और 1 महीना में मेरा प्रेडिक्शन भी था कि वो समाप्त हो गया विदाउट एनी सीवियर कैजुअलिटी, और कोई बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुआ था। तो इस बार भी मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आएगा
अगर रिपोर्टेड है तो आएगा ही, और वायुमंडल में है तो एक लोग से दूसरे लोग में फैलने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि BF7 का अभी कुछ रिपोर्टेड केसेस चाइना में ही ज़्यादा स्टडी हुआ है, वो भी बहुत मुखर होकर वो मीडिया में नहीं आया है, पर जितना भी स्टडी है वो बताता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कम है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, या वैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें भी इन्फेक्शन करने का इसका जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा। पर ये सारा स्टडी जो है वो विदेशों से आया है, चाइना से आया है या जापान से आया है या US है। और ख़ास करके ये गौर करने वाली बात है कि ये उन देशों से आया है जहाँ पे पहले से हर्ड इम्यूनिटी कम है, या वैक्सीनेशन का दर कम था, या एक्सपोजर कम था। जैसे चीन का एग्जाम्पल लेते हैं, चीन में लॉकडाउन बहुत सख्त तरीके से लगाया गया था। अब मानिए बोले या ना बोले वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर बहुत सख्त तरीके से निकलने नहीं दिया। हम लोग का जो लॉकडाउन था वो काफ़ी इंडिया में जो फेजिक तरीके से था, कुछ दिन अलाउ किया गया, या लॉकडाउन लगा भी तो जो जरूरी सेवाएं हैं वो चलते रही। तो हम लोग को फेज वाइज एक्सपोजर मिलने का मौका मिला, और वो जो फर्स्ट फेज जो अल्फा का, फिर सेकंड फेज डेल्टा का, थर्ड फेज ओमिक्रॉन का, तो सब्सिक्वेंट जो पैंडेमिक फेजेस था उसमें हम लोग इतने एक्सपोज हो चुके हैं और इतना हाई टाइटर एंटीबॉडी हमारे शरीर में व्याप्त है। पहला फैक्टर बाई मोड ऑफ इन्फेक्शन, 3 फेज जो पैंडेमिक हुआ। दूसरा पॉइंट है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से हुआ, और बूस्टर डोज भी लगा। वैक्सीनेशन तो लगभग 80-90% लोगों को हो चुका है 2 डोज, और बूस्टर भी काफी लग चुका है, और गुंजाइश है कि और लगे, जैसे भारत सरकार अभी जोर दे रही है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि भारत में जो कि एक्सपोजर ज्यादा हुआ तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा रखना है, कफिंग एटिकेट्स फॉलो करना है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है या भीड़ भाड़ नहीं करना है, और लोगों को अवेयरनेस फैलाना है। हाँ, सिम्टम्स अगर कभी आता है, खांसी, सर्दी, छींक, चेस्ट टाइटनेस, या SpO2 कम होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, लूज मोशन होता है, तो इस तरह फ्लू लाइक सिम्टम, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि BF7 का ये पर्टिकुलर अपर रिस्पिरेटरी होगा या BF5 का लोअर रिस्पिरेटरी होगा। तो इसलिए जनरलाइज कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम होता है, आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें, जैसे पहले भी मैंने कहा था, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको टेस्टिंग के लिए भेजना है, नहीं भेजना है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना है, नहीं करना है। पर आप लोग सब लोग अलर्ट रहें, कफिंग एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स, हैंड हाइजीन, और जो भारत सरकार का या जो IMA का गाइडलाइन है वो सब लोग को पालन करना है, और कटिबद्ध तरीके से, दृढ़ता से पालन करना, और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग जैसे ओमिक्रॉन से बाहर निकले थे 3rd फेज इसी साल दिसंबर क्रिसमस ईव पे, और आज इत्तेफाक से फिर उसी मतलब 1 साल के बाद हम लोग BF7 का स्वागत या संघर्ष या उससे हम लोग पर घबराना बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहना है, और वो तमाम एटिकेट्स जो आपको करना था, जो कोरोना के अनुकूल आचरण जो होता है, व्यवहार करना होता है, वो तमाम चीजें, चाहे डिस्टेंसिंग हो जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो जाए, मास्क का इस्तेमाल हो, तमाम चीजें आप करते रहिए, हमारी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ब्यूटी मैम आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि अब सर्दियों में ये हो रहा है, और सर्दियों में आमतौर पर जो है कि हम ऑलरेडी देखते हैं कि बहुत सारे जो जुकाम, सर्दी, खांसी चीजें आने लगती है, तो मतलब कैसे लोग फिर डिफ्रेंशिएट करें कि ये कोरोना का संक्रमण वाला होगा तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, थोड़ी गंभीरता से लिया जाए, या फिर सामान्य सर्दी जुकाम ही होगा वो, तो ये भी लोगों को थोड़ा सा कैसे जान पाए? देखिए, ये जानना बहुत मुश्किल है कि आपको साधारण जुकाम है कि ओमिक्रॉन है या BF7 आपको हो रहा है, कोरोना हो रहा है। तो अगर जब कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, तो अगर जिसको भी सर्दी होता है, जुकाम होता है, लूज मोशन होता है, तो वो ये मान के चले कि वो कोरोना है, जब तक कि प्रूव ना हो जाए, जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, मान के चलिए कोरोना है, अपने आप को थोड़ा अलग कर ले और बचाओ, दूसरे को बचाए, मास्क पहने और जाके अपना टेस्ट करवा ले। और अब तो टेस्ट भी बहुत फिर से शुरू हो गया है, टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो आज से शुरू हुआ है हम लोग का कि नेजल वैक्सीन, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। अगर नेजल वैक्सीन हो सकता है, जो इंजेक्शन भी जिसको नहीं लेना है, पहले तो वो सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था कि बूस्टर्स के लिए, बूस्टर डोज के लिए, अब वो इकलौता वैक्सीन हो गया है जो एज ए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर तीनों के लिए लिया जा सकता है। नाक में ड्रॉप दिया जाता है, इससे इंजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है कि इतने दिनों तक जो वैक्सीन हम लोग दे रहे थे, जिसको कि हम लोग बहुत कारगर वैक्सीन मान रहे हैं, वो हम लोग को इंट्राडर्मली या मसल में दिया जाता था। वहां से जो सारे शरीर में जो उसका इम्यूनिटी डेवलप करता था,
वो अच्छी इम्यूनिटी थी, लेकिन नाक पे या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे वो एक जगह पर एकत्रित नहीं हो पाती थी, कंसंट्रेटेड नहीं होती थी। जो नेजल ड्रॉप के द्वारा लिया जाएगा उसमें नाक में या पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो इसमें यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये बीमारी को होने ही नहीं देगी, उसके जैसे ही कोरोना वायरस शरीर में घुसेगा उसी समय उसको ये मार गिरा सकता है। हम लोग क्या देख रहे थे कि जिन लोग भी इम्यूनाइज्ड है उन लोग को कोरोना हो तो रहा था हल्का फुल्का वे में, लेकिन हो सकता है कि अब नेजल वैक्सीन के वजह से वहां तक भी बात नहीं पहुंचेगी और कोरोना को मात किया जा सकता है। तो ये जितेंद्र सर, ये जो नेजल वैक्सीन की बात मैम कर रही है, क्या वो झारखंड में अवेलेबल है, रांची में अवेलेबल है? ये मैम कर रही है, क्या वो झारखंड अभी फिलहाल मतलब अभी बहुतायत में तो नहीं दिया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट जगह पे कुछ देश पे चल रहा होगा, पर झारखंड सरकार अभी इस प्रकार का अभी किसी मतलब ये प्रोग्राम अभी लॉन्च नहीं किया है। और बूस्टर डोज जो है, बूस्टर डोज के तरफ तो अभी सरकार का, भारत सरकार का भी ये दिशा निर्देश आया है कि बूस्टर डोज लगाया जाए। बूस्टर डोज हमारे देश में अभी मात्र 25, 26 या 28% ही लगा है, तो उसका गुंजाइश है कि बूस्टर डोज लगाने से, और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि हर्ड इम्यूनिटी है, तो उससे काम भर हमारा इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगा और उससे हम लोग काफी आराम से हम लोग इस बीमारी से लड़ सकेंगे। जिक्र कर रहे थे जितेंद्र सर यहाँ पर कि मतलब हवा से भी स्प्रेड करता है, मतलब पहले लेकिन हम लोग जानते थे कि ड्रॉपलेट्स वगैरह से ये ज्यादा स्प्रेड करता है, तो क्या मतलब ये बदलाव आ चुका है इस मतलब इस वायरस में? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अभी भी है, वो एयरबॉर्न होना मतलब है कि सबको हो जाना, अभी भी वो ड्रॉपलेट है। लेकिन ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में क्या अंतर है कि साइज का अंतर है वायरस का, तो अभी भी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन वो अभी तक भी नहीं है। और जहाँ तक नेजल वैक्सीन की बात है, तो नेजल वैक्सीन का आज से शुरू हुआ है। फिलहाल तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही भारत सरकार के वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वो आने वाला है, बहुत जल्दी ही वो आ जाएगा और जनरल लोगों को वो फिर से मिलने लगेगा। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो नेजल वैक्सीन होगा, मतलब ये क्या बूस्टर डोज के तौर पे होगा या किसी भी तौर पे हो सकता है? नहीं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेप में लिया। पहला नंबर ऑफ वैक्सीन के तरह भी आप ले सकते हैं, दूसरे वैक्सीन में भी और बूस्टर डोज में भी। अगर मान लीजिए कि आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो 2 डोज कोविशील्ड का ले लिए हैं या 1 डोज कोविशील्ड का लिए हैं, उसके बाद भी आप नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। या कोई भी वैक्सीन आप पहले लिए हैं उसके बाद आप नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। मतलब ये दिक्कत नहीं, मतलब कि कोविशील्ड वैक्सीन का मतलब नहीं, कुछ नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अच्छा ही है, उसको अच्छा ही माना जा रहा है कि अगर आप पहले दूसरे वैक्सीन लिए हैं उसके बाद भी अगर आप नेजल वैक्सीन लेते हैं तो ये आपको अच्छा ही करेगा, ये दोनों तरह की चीज से आपको बचाएगा। लेकिन सेकंड फेज में हम लोग देखते थे कि मतलब जो फर्स्ट जो वैक्सीन लगाते थे लोग, जो कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का जो भी लगाते थे, सेकंड में वही लगता था, लेकिन ये भी तो हम देखते थे उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, कोवैक्सीन या कोविशील्ड में हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन जो नेजल वैक्सीन आया है इसके केसेस में बोला जा रहा है कि पहले आप अगर किसी दूसरे तरह का वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो उसके बाद भी आप नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। ये गाइडलाइंस आ गया है। तो जितेंद्र सर, एक चीज ये भी कि बहुत से लोगों ने जो कि फर्स्ट या सेकंड वैक्सीन ले ली, उसके बाद से बूस्टर डोज के लिए बहुत ज्यादा मतलब लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं या फिर आप मोटिवेट भी नहीं हो पा रहे हैं, मतलब एक जागरूकता की कमी से आप कहीं, या फिर ऐसा लोगों को लग रहा है अब तो फेज खत्म हो गया और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो है डेवलप हो चुकी है, एक वजह वो है, या फिर मतलब कि या काफी है 2 वैक्सीन ले जाना ही? इसके लिए पहले हम लोग को वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझने की जरूरत है। वैक्सीनेशन होता क्या है? वैक्सीनेशन चिकित्सा ट्रीटमेंट से अलग है। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम लोग जो वो वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड हुआ, कॉर्बेवैक्स हुआ या कोवैक्सीन हुआ, वो हम लोग जो वायरस का जो कमजोर वेरिएंट, कमजोर रूप है, जो लाइव एटेन्यूएटेड बोलते हैं, वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करके वो वायरस का कमजोर रूप हम शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण वो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता एक्टिव होने के कारण एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी आपके शरीर में एक पर्याप्त टाइटर में बन जाए, क्वांटिटी में बन जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, वो थोड़ा बहुत म्यूटेशन चलते रहेगा, वायरस है वो हमेशा म्यूटेट होगा, पर ये जो एंटीबॉडी बनता है वो लगभग पर्याप्त होता है
किसी ऐसा नहीं है कि BF5 के बाद BF7 आया, BF9 आएगा तो उसमें एक्टिव नहीं होगा। हाँ, पर टाइटर क्या है कि एक बार जब वैक्सीन पड़ा तो 30% 40% अगर वो टाइटर आता है, सेकंड बार में और अच्छा आ जाएगा। तो सेकंड जो 2 डोज का जो भारत सरकार का जो हमारा नियमावली था, जिसको लगाने के बाद काफी अच्छा इम्यूनिटी डेवलप हो गया था। और ये हम लोग टेस्ट कब किए, जब ओमिक्रॉन 3rd फेज में आया था। 3rd फेज में जब ओमिक्रॉन आया तो 2 डोज लगभग 80-90% जनता को लग चुका था, और बूस्टर भी लगभग लगा था। बूस्टर भी मतलब जैसे बूस्टर तो कम लगा था, पर 2 डोज, और उसका ये प्रभाव हुआ था कि ओमिक्रॉन पूरे विश्व में बहुत प्रकोप ढाया था। पर हमारे भारत में मुझे याद है, यहाँ से प्रेडिक्शन भी मैंने किया था, 1 महीना में एट द 28 और 30 जनवरी तक जाते जाते बिल्कुल उसका केसेस समाप्त हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो कहने का मतलब है कि 2 जो वैक्सीनेशन हुआ है वो मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। बूस्टर डोज भी है, जैसे नेजल वैक्सीन के बारे में बोले, चीज वही है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस ही है, पर अब वो जैसे वेन में दे रहे हैं तो हमारे शरीर में वो वायरस प्रवेश किया और वो इम्यून ट्रिगर करेगा। पर वायरस जो मैंने एयरबोर्न नहीं बताया था, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो एक दूसरे के शरीर में छींक हुआ, कफ हुआ, वो जब प्रवेश करता है तो जो साइट ऑफ अटैचमेंट है, जहां पे वो प्रवेश करके अटैच करेगा, वो नाक है। तो अगर आप नाक पर ही नेजल वैक्सीन दे रहे हैं तो वो जो लोकल एक्शन है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो लोकल एक्शन नाक से ही बनेगा, तो वो तो एज ए नेजल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होकर बॉडी में ही जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, तो एंटीबॉडी तो बनाएगा। पर चूंकि लोकल साइट ऑफ एडहेशन जो है, अटैचमेंट जहां वायरस अटैच करता है नाजोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स में, तो वो थोड़ा सा फास्ट करता है। वो दवा जैसा नहीं लेते, इंसुलिन भी है जो सबक्यूटेनियस लिए, अब नेजल स्प्रे इंसुलिन आ गया, बहुत दवा है, IV भी ले लिया, IM भी ले लिया, नेजल, तो फॉर्मुलेशन बदल रहा है। वैक्सीन का जो मूल संरचना है वो कोई स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, कोई उसका RNA के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। तो मोटा मोटी वो कंपोनेंट वाइज अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर होता है, कोई वैक्सीन है मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन से बनाया, कोई कोविशील्ड है वो RNA से बनाया, तो उसी तरह से नेजल म्यूकोजा हो सकता है वो रिकॉम्बिनेंट बनाए। तो इस प्रकार का ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चलते रहेगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि आपके शरीर में या तो इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बन रहा हो, या वैक्सीन से एंटीबॉडी बन रहा हो, या बूस्टर से। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा कि वैक्सीन लेना है, पर वो बूस्टर के लिए भारत सरकार बोला भी है और मैं सबसे आह्वान भी करूंगा कि लेना है, पर इसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है। ऑलरेडी हम लोग बहुत इन्फेक्टेड या फेज वाइज इन्फेक्शन हो चुका है, हर्ड इम्यूनिटी भी काफी मात्रा में है। अब अगर हम लोग साल भर में एक बार भी बूस्टर अगर ले लेते हैं, वो भी फिक्स नहीं कि लेना ही है, तो ले लेते हैं तो प्रोटेक्शन काफी होगा। अभी मैं वैक्सीन, ठीक है वैक्सीन भारत सरकार का नियम है, वो लगाना भी है, उससे फायदा भी है, पर उससे कहीं ज्यादा मैं प्रिवेंशन पे बात करूंगा, क्योंकि हम लोग ये 4था फेज जाने वाले हैं। 2 फेज काफी ब्रूटल था, 3रा फेज हम लोग बहुत बखूबी सफलता पूर्वक निकल चुके। तो वो उत्साह या वो हिम्मत और वो वैक्सीनेशन का जो सक्सेस रेट है वो बताता है कि अगर अब के समय में अगर हम लोग सिर्फ बचाव करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, सैनिटेशन मेंटेन करते हैं, और विदाउट एप्रीहेंशन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई भी वायरस हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, या ये कोरोना हो, कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो 95% वायरस जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि वो प्रवेश करेगा, हमारे शरीर का इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो खुद उस वायरस को अपनी प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से वो समाप्त कर देता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने अंदर का प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, व्यायाम किया जाए, स्वस्थ भोजन किया जाए, स्वस्थ दिनचर्या रखा जाए, समय पर उठा जाए, समय पर सोया जाए, समय पर खाया जाए, अनावश्यक भीड़ नहीं किया जाए। और ठीक पिछले बार जैसा कि क्रिसमस ईव है, न्यू ईयर है, तो मतलब थोड़ा बहुत संयमित होकर एंजॉयमेंट करें। देखिए सब कुछ वही है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। यही जो अगर पैनिक होते हैं तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, तमाम चीजें वही रहेंगी। डॉक्टर ब्यूटी मैम से भी सवाल मेरा यहाँ पर है। मैम देखिए, एक बात जो लगातार लोग कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से लोगों में शारीरिक एक कमजोरी एक तरीके की आ गई है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि लोग जिम जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है वहां पे, या फिर छींक रहे हैं और मौत हो जा रही है। तो क्या उसका कनेक्शन क्या है, वो क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन हुए थे, जाहिर सी बात है कोरोना काल में, या फिर ये एक बस एक इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कुल मिला के?
चीज हमने देख रहे हैं। कोरोना के बाद बहुत लोगों के बहुत कमजोरी आई है, ये बात में सच्चाई है। हार्ट अटैक के केसेस बहुत देखने को मिले हैं और कोरोना का पोस्ट कोरोना इफेक्ट अभी भी हम देख रहे हैं। अभी भी बहुत नए नए इफेक्ट्स आ रहे हैं जो डॉक्टर्स देख रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए भी वो नया है। कुछ तो शरीर में कुछ तो डिफेक्ट्स कोरोना लेके आया है, लेकिन ये बात भी बहुत ज्यादा है कि कोरोना हम लोग को बहुत मेंटली कमजोर कर दिया है। वो मेंटली कमजोर करने को हम लोग को ठीक करना होगा। अगर मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को बीमार नहीं, 2-3 तरह का मानसिक बीमारी है। एक जो जिम में बहुत लोग जाके जिन लोग का डेथ हो रहा है, उसको भी हम एक मानसिक बीमारी कहेंगे। अच्छा दिखना, अच्छा बॉडी होना, ये जो चीज का एक क्रेज बढ़ा है ना, हम इसको एक्सरसाइज का जो क्रेज हो गया है कि लोग सोचते हैं द मोर द मेरियर, जितना ज्यादा कर सके। एक्चुअली हर चीज का एक लिमिट होता है और सबका शरीर का ढांचा बिल्कुल अलग अलग है। आप अपने शरीर के ढांचे के अनुरूप खुश रहिए, उससे रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक सर्टेन फिगर पाने के लिए आप एकदम उसके पीछे मत दौड़िए। एक वो बात हो गया। सेकेंड, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है कोरोना के बाद, चाहे वो घर में बैठे रहने की वजह से हो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हो। तो ये तो हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत पेशेंट आते हैं डिप्रेशन के, और जो पोस्ट कोरोना हम लोग को लगता है ये। तो उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं? योगा, मेडिटेशन, ये सब तो चीजें हैं ही, साथ ही खुश रहने की जरूरत है। आपको वो सारी चीजें करनी होगी जिससे आपको खुशी मिलती है। हम लोग का जो सोशल पहले नेटवर्किंग हुआ करता था, एक दूसरे से मिलते थे, बोलते थे, हंसते थे, वो चीज इतना कम हो गया है। सिर्फ एक मोबाइल पे जिंदगी आके अटक गई है। तो इस तरह से हटके लोग से मिलना जुलना बढ़ाना होगा, अपने फैमिली के लोगों से ज्यादा कांटेक्ट रखना होगा और थोड़ा तनाव मुक्त होने की कोशिश करना है, खुश रहने का कोशिश करना है। तब ये जो सडन डेथ हो रही है और जितने भी चीज हो रहे हैं, ये काफी कम हो जाएगा। जो प्रॉब्लम कोरोना किया है उसको तो हम लोग अंडू नहीं कर सकते हैं। जो हो गया है हो गया है, लेकिन उसे हम लोग स्वस्थ कैसे रहे, खुशी से। अगर हम लोग अपने लाइफ में खुशी लेके आते हैं, और खुश रहना वो आपका चॉइस है, वो कोई मजबूरी नहीं है कि आप दुखी हैं। आप खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो आप अगर सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, तो आप खुश रहिएगा। तो अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी रखिए जहां तक हो सके, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक लिमिट में एक्सरसाइज कीजिए। खाना भी खाइए, आप डाइट भी करते हैं, वो सारा चीज एक लिमिट में करना चाहिए, तब आप हेल्दी रहिएगा। तो देखिए कितनी शानदार बात डॉक्टर मैम ने बताया कि देखिए जो बहुत सारी खबरें आप लगातार देखते हैं और सुनते हैं कि मतलब लोग अचानक से डेथ हो जा रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो उसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कोरोना से भी जुड़ा कारण हो, लेकिन उसके पीछे एकदम से कोरोना ये कहा नहीं आ सकता। इसलिए आपको वैक्सीन भी लेना है, पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है खुद को। डॉक्टर जितेंद्र से मेरा सवाल है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब, जैसे कि एक बात जो हम लगातार बार बार करें कि जो चीन से वो जो है वो चला था, मतलब कोरोना था वो कि मैन मेड था, कहा जा रहा है कि बहुत सारे थ्योरीज ऐसे आ गई है कि जो वायरस था वो अपने आप से जनरेट नहीं हुआ था, उसको मैन मेड था, उसको स्प्रेड हो गया था। तो इस बार अगर मान लीजिए चीन में अगर वो खतरा या दूसरे देशों में खतरा की बात सामने आ रही है, वो अगर वहीं रुक जाए तो ऐसे केस में तो शायद वो ये वेव ना देश में आ पाए। क्या ये संभव है कि, या फिर वो जैसे वहां पर एक अलग से परिस्थितियां बनी होंगी, चाहे वो टेम्परेचर या मौसम जैसे हिसाब से वहां पे हुआ तो यहाँ भी वो होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने कहा, बिल्कुल हुआ तो यहाँ भी वो होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने कहा, जो लास्ट पार्ट में, अगर किसी भी देश में जैसे चीन में आया, BF7 आया, तो ये कल्पना आप नहीं करिए कि वो आपके देश में नहीं आएगा, क्योंकि आज ग्लोबल वर्ल्ड है, वर्ल्ड सिमट चुका है, सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं इतना, तो वो वायरस का स्ट्रेन या वायरस वो सब पूरे वायुमंडल में व्याप्त है, या लोग आ रहे हैं, लोगों के माध्यम से बहुत लोग चीन जा रहे हैं, चीन से आ रहे होंगे, तो उनके माध्यम से। और जो 4 केसेस जो इंडिया में जो गुजरात या उड़ीसा में पाया गया, वो निश्चित रूप से उसी माध्यम से मिला होगा। तो वो आप नहीं रोक सकते हैं, वो तो जिस देश में आया, जैसे चीन में आया तो चीन से कितना लोग को पता था, जापान को या US को, पर आखिर पूरे दुनिया वो चपेट में आया ही। और आज ये चौथा लहर हम लोग फेस कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में तीसरा लहर से ये डैम्पन हुआ, डाउन हो गया, इसका केसेस कम आ रहा है और संभवतः चौथा फेज भी कम आएगा। तो चीन में जो अभी की वर्तमान परिस्थिति है,
वो उसके कारण है कि वो वैक्सीन नहीं ले पाए या वो एक्सपोजर नहीं हो पाया। लॉकडाउन इतना सीवियर था, बहुत कंटिन्यूअस लॉकडाउन था, फिजिकल लॉकडाउन रहता जिसमें कि लोगों को मौका मिलता एक्सपोज होने का, तो उसमें भी एंटीबॉडी बनने का चांसेस रहता है। या वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छा वहाँ पे नहीं हो पाया है, बहुत मतलब जितना लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी आप देख भी रहे होंगे कि चीन में कितना सिविल कंडीशंस खराब है, वो लोग वैक्सीन के लिए या जीरो कोविड के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, मतलब उनकी सरकारी नीति है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। पर टाइम पीरियड एक हो जाए, फिर एक फेवरेबल कंडीशन बन जाए। इस प्रकार से BF5 आए, BF7 आए, या इसके बाद भी ऐसा नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद कोई नया स्ट्रेन नहीं आएगा। आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा, फिर आएगा 5th फेज 6th फेज। कोई भी पैंडेमिक जो होता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताता है कि 8th to 10th फेज तक आता है, उसके बाद फिर सबड्यूड हो जाता है। ये खुशी की बात है, ये उत्साह की बात है कि हमारा जो वैक्सीनेशन था या जो हमारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता या हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल इस कोरोना में हम लोग जो अपनाए, 3rd फेज से ही हम लोग को काफी बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसी प्रकार से बढ़िया रिजल्ट मिले, बशर्ते कि जो गाइडलाइंस है उसका हम लोग पालन करें और बिल्कुल व्यतीत नहीं। एक बात मैं कहूँगा, जो आपने कहा कि ये कोई जिम में डेथ हो रहा है या कहीं भी कुछ हो जा रहा है, मैं एक चीज मतलब श्रोता से भी मैं आह्वान करूंगा, सब चीज को कोरोना से जोड़ने का जरूरत नहीं है। कोई जिम में डेथ हो जा रहा है, कोई राह चलते डेथ हो जा रहा है, खेलते समय डेथ हो जा रहा है, उसका बहुत सारा मल्टीफैक्टोरियल कॉज है। और जब तक कोई भी स्टडी नहीं सामने आ जाता है, कोई भी इन्फ्रेंस निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग लार्ज नंबर ऑफ केसेस चाहिए। एक केस 2 केस देखकर इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, और उससे क्या होता है, समाज में भ्रांति पैदा होता है, जिसको एकदम रोकना है। सब चीज को कोरोना से जोड़ना नहीं है। कोरोना एक नॉर्मल फ्लू वायरस है और आपका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा। जैसे राइनो वायरस हुआ, कोरोना वायरस हुआ, सार्स कोरोना वायरस, उससे हम लोग फिर इससे हम लोग निकल जाएंगे। और डॉक्टर ब्यूटी मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहते थे कि देखिए, कोरोना से जुड़े लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।